शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत सर्दी से। ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। रात का जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दिन में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। अंचल में रात और सुबह के वक्त कोहरे का गहरा असर। कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार सुस्त पड़ी है। उत्तर की तरफ से आने वाली 24 ट्रेन देरी से चल रही है। कोहरे के चलते 6 से 17 घंटे की देरी से ट्रेन चल रही है। इसके अलावा हवाई यातायात पर भी इस कोहरे का बड़ा और व्यापक असर है। और बहुत कड़ाके की सर्दी है। रात में तो बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है और कोहरा भी दिन में रहता है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी धूप खिलती है, फिर रात को कोहरा स्टार्ट हो जाता है। मतलब अभी सर्दी है बरकरार? सर्दी अभी बरकरार है। बाकायदा बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है इस टाइम। सर्दी की स्थिति बहुत विकट है, बहुत तेज़ सर्दी है और हालांकि दिन में धूप निकलती है पर सुबह के समय तो सर्दी पूरे चरम पर है। कोहरा भी है और मुश्किल है अभी तो। और इधर पूरे प्रदेश में कड़ाके की सर्दी जारी है। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। पेंड्रा और कांकेर में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायगढ़ में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, बलरामपुर में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके में शीतलहर चलने से लोग परेशान हैं। कड़ाके की सर्दी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर। ग्वालियर चंबल अंचल मानो तमाम रिकॉर्ड तोड़ने को आमादा। कोल्ड डे लगातार रहा। कोल्ड डे लगातार रहने के बाद अब कोहरे और सर्दी का सितम लगातार जारी। और सीधे आपको लिए चलेंगे सर्दी का सितम जिन जगहों पर है। सुशील हमारे सहयोगी ग्वालियर से आपको नजर आ रहे होंगे और वरुण सूरजपुर से आपको नजर आ रहे होंगे। सुशील के पीछे देखकर ही आपको अंदाजा लग जाएगा, ऐसा लगता है कि व्हाइट कैनवास के सामने वो खड़े हुए हैं। दरअसल यही कोहरा है। 24 ट्रेन अगर देरी से चल रही है, इससे अंदाजा लगा लीजिए। सुशील, किस तरह की स्थितियां, निजात मिलती दिख नहीं रही, एक बात। दूसरी बात, अब अस्पतालों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करना बहुत जरूरी हो चला है। सुशील। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में जो सर्दी है वो लगातार अपना असर दिखा रही है और जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि 15 जनवरी तक सर्दी से राहत नहीं मिलेगी, तो वही स्थितियां लगभग बन रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में रात का तापमान की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास है। इसके अलावा दिन में थोड़ी राहत ज़रूर मिल रही धूप खिलने के चक्कर में, लेकिन जो सर्दी है वो लगातार बरकरार है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी जो सुबह के 8 बजे है, 8 बजे हालत ये है कि सूर्य निकल चुका है, लेकिन ये ग्वालियर शहर जो है वो कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। धूप होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये धुंध और कोहरा छाया हुआ है ग्वालियर में। और जैसा कि मौसम विभाग के साथ ही प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए स्कूलों की जो छुट्टी घोषित की थी, प्राइमरी और जो मिडिल स्कूल है वो उनकी छुट्टियां भी आज अंतिम दिन है। कल से स्कूल भी खुलना शुरू होंगे, लेकिन अब जब धीरे धीरे सर्दी से थोड़ी राहत मिलेगी तो उसके बाद निश्चित तौर पर अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने की भी ज़रूरत है। जैसा कि जो आशंकित लहर है कि 4th और 5th वेव को लेकर तैयारियां जो चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी, और इसके अलावा जो मौसमी बीमारियों से लोग परेशान है उसके चलते भी अस्पतालों में लगातार बुखार के, सर्दी जुकाम के इनके जो मरीज है वो बढ़ रहे हैं। तो अभी 15 जनवरी तक ग्वालियर चंबल अंचल में मौसम इसी तरह का सर्द रहेगा। कम से कम रात के वक्त और सुबह के वक्त जो कोहरा और सर्दी है वो लोगों को खासी परेशान करेगी, और दिन में जब धूप रहेगी तो लोगों को थोड़ी राहत रहेगी। लेकिन
कहीं ना कहीं अब जो है 15 जनवरी तक ज़रूर सर्दी का असर लोगों को झेलना पड़ेगा, जैसा जी। कि लोग परेशान भी है। तो अब बच्चों के लिए आज का दिन और है कि वो 8वीं तक के बच्चे जो है आज का दिन और है, और कल से जो सभी स्कूल है वो सुबह 7:30 बजे से लगने के लिए जो है खुले रहेंगे। तो कल से स्कूल भी खुल जाएंगे और बच्चों के लिए दोहरी ठंड है। दरअसल माता पिता जबरन भेजेंगे, वो एक ठंड है और एक कुदरत वाली ठंड तो है ही है। वरुण, आपके पास मैं आना चाहूंगा, किस तरह की स्थितियां, थोड़ी राहत जरूर है मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में, पर छत्तीसगढ़ में भी लगातार सर्दी बनी हुई है। सूरजपुर से क्या कुछ अपडेट वरुण? ललित, जिस तरह से बीते कई दिनों से हालात यहाँ पर सर्दी का सितम बना हुआ है, शीतलहर और कोहरे का भी जो सवेरे होता है वो भी बरकरार है। हालांकि दिन में धूप वाली स्थिति तो आ रही है, लेकिन शीतलहर कम होने को नहीं है। ऐसे में जो जनजीवन है वो खासा प्रभावित दिख रहा है। खासकर जब बात करें रात के वक्त की बात होती है तो यात्री बसों की रूटें पूरी चेंज हो चुकी है। रात को यात्री सफर नहीं कर पा रहे हैं, तो कई ऐसे दूसरे जिले या राज्यों तक जाना पड़ता है, वो यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और खासकर ग्रामीण इलाकों में अगर जिस तरह से सर्दी पड़ रही है, क्योंकि न्यूनतम तापमान जो है बीते कई दिनों से 3 डिग्री से लेकर 7 डिग्री तक खासकर सूरजपुर में बना हुआ है। यही स्थिति सरगुजा संभाग भर में है। तो ऐसे में जो अस्पतालों में देखने को मिल रहे हैं, सर्दी के जो मरीज हैं वो भी नजर आ रहे हैं। तो खासकर जो जिस तरह प्रशासन ने सभी मैदानी अमलों से लेकर स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जो अब जिस तरह से मरीज भी सामने आ रहे हैं, ये एक खासा स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती रहेगा कि मरीजों को लेकर किस तरह से सजग रहे स्वास्थ्य विभाग। जी ललित, बिल्कुल, ये जरूरी भी है और तैयारियां भी इस हिसाब से होनी चाहिए। एक बात और है सुशील, कि कल भी हमने इस बात पर जिक्र किया था, और रफ्तार पर जो ब्रेक है, रफ्तार का ये ब्रेक हर तरह से, ये सिर्फ सड़क यातायात की बात नहीं है, रेल यातायात की बात नहीं है, हवाई यातायात के लिहाज से भी, मतलब तीनों ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से भी अब ये मारक हो चली है सर्दी। और ऐसा लगता नहीं कि कोहरे से निजात मिल पाएगी। कोहरे और मावठे का सिलसिला अगर यूं ही चलता रहा तो अब वो फसलों के लिए नुकसान शुरू कर देगा। सुशील, बिल्कुल, देखिए, जैसा कि मौसम विभाग के साथ कृषि विभाग ने भी किसानों को एडवाइजरी जारी की थी कि जिस तरह से कड़ाके की सर्दी है, उसके बाद कोहरे के साथ ही पाले का भी असर है। पाला यानी कोहरे के साथ जो पानी की बूंदें रहती है नमी लेते हुए, वो किसानों के लिए, फसलों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। यही वजह है कि जो कृषि विभाग है उसकी एडवाइजरी के बाद किसान भी अब सचेत हो गए। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए जिस तरह से ये देखिए, ये हालात बन रहे हैं खेतों के। तो अब ये जो सुबह 8 बजे के वक्त, धूप के वक्त स्थितियां ऐसी है इन फसलों की, तो समझा जा सकता है कि रात के वक्त जब पाला रहता है तो कितना नम और कितना सर्द इन फसलों के लिए रहता है। तो हालांकि शुरुआती दौर में तो ये मौसम फसलों के लिए फायदेमंद है, लेकिन लंबे समय तक अगर पाले की स्थिति रहेगी तो कहीं ना कहीं जो रबी की फसलें, चाहे उसमें गेहूं है, चना है, या अभी जो खेतों में खड़ी सरसों है, तो इनको नुकसान हो सकता है। तो किसान भी जो है जागरूक हैं और अपनी फसलों को बचाने के लिए पाले से इंतज़ाम कर रहे हैं। साथ ही जो कोहरा है वो अभी बरकरार रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में, कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी होगी, और जिस तरह का वहाँ का मौसम रहता है उसका सीधा असर ग्वालियर चंबल अंचल पर भी पड़ता है। तो संभवतः जनवरी महीने में कोहरे और पाले का असर लगातार जो है बरकरार रहेगा, मौसम विभाग का इस तरह का अनुमान है। लेकिन जो सर्दी है, शीतलहर है, उससे थोड़ी थोड़ी दिन में लोगों को राहत रहेगी, और 15 जनवरी तक तो जो है कड़ाके की सर्दी से लोगों को जूझना पड़ेगा। तो किसानों के लिए भी सचेत रहने की और चिंतित रहने की जरूरत है। इसके अलावा लोगों को भी सेहत के लिहाज से सुबह और रात के वक्त, शाम के वक्त जो बुजुर्ग और बच्चों को खास तौर पर घर से निकलने से बचना चाहिए। 15 जनवरी तक तो एडवाइजरी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और कल से और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत जब से स्कूल शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण, आपका भी, सुशील आपका भी, इन तमाम अपडेट्स को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब रायपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, दिल्ली जाएंगे बीजेपी के सांसद सुनील सोनी और सरोज पांडे। इन सांसदों के साथ बीजेपी के 26 पार्षद भी दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात करेंगे। स्मार्ट सिटी के काम में गड़बड़ी की शिकायत की जाएगी। स्मार्ट सिटी के काम में गड़बड़ी की शिकायत तो करेंगे, और इतना ही नहीं, केंद्र हस्तक्षेप करे, केंद्र जांच करे, ये मांग की जाएगी।
शिकायत की जाएगी पार्षदों के साथ। 2 सांसद और सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता के पास आपको लिए चले तो ममता, 2 सांसद 26 पार्षद दिल्ली जाएंगे, अच्छी बात है। अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो शिकायत होनी चाहिए, बस थोड़ी देर हो गई। ममता, चलिए, ममता की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी दिक्कत है। ममता से हम फिर सवाल करेंगे, जवाब उनसे लेने की कोशिश करेंगे। स्मार्ट सिटी में गड़बड़ी का ये पूरा मामला है और अब 2 सांसद, सरोज पांडे राज्यसभा सांसद हैं उच्च सदन में, और सुनील सोनी, इनकी अगुवाई में 26 पार्षदों की एक टीम, एक दल दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात करेंगे। स्मार्ट सिटी में गड़बड़ी हुई है, स्मार्ट सिटी में गड़बड़ी की केंद्र जांच करें, ये मांग लेकर दोनों सांसद जाने वाले हैं। तो इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। और एक और अहम खबर रायपुर से मिल रही है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज होनी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सुबह 11 बजे बैठक होगी। प्रभारी ओम माथुर, अरुण साव, डॉक्टर रमन सिंह, ये सभी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वेलजी भाई मसानी भी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रदेश कार्य समिति के तमाम सदस्य इसमें शिरकत करेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होना है। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक रायपुर में होनी है। लगातार बैठकों के सिलसिले हालांकि चल रहे हैं। ओम माथुर पहुंचे हुए हैं और लगातार बैठकें वो ले रहे हैं। आज है बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश कार्य समिति। एक बार फिर कोशिश करते हैं कि ममता की आवाज हम तक पहुंचे। ममता, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक पिछड़ा वर्ग की, और क्या कुछ खास नजर आ सकता है इस बैठक में? ममता, हाँ बिल्कुल, देखिए 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होगी और बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष जो है वेलजी भाई मसानी सहित प्रदेश कार्य समिति के सदस्य शामिल होंगे। और बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तो बनाई जाएगी, साथ ही आरक्षण संशोधन विधेयक पर जो पेच फंसा हुआ है राज्य में, खासतौर पर अगर हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग जो है वो उसको किस तरीके से साधा जाए, और ये जो पूरी तमाम जो परिस्थितियां हैं उसको किस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो अपने पक्ष में कर सकती है, अपने फायदे के लिए उसको जो है वो चुनाव में किस तरह से उसको मुद्दा बनाया जा सकता है, इसको लेकर खासतौर पर रणनीति बनेगी। और जाहिर तौर पे अब जो भी बैठकें हो रही है, क्योंकि चुनाव को महज 8 से 9 महीने बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, और यही वजह है कि अलग अलग जो समाज प्रमुख समाजों को साधने के हिसाब से भी बैठक हो रही है। और आज जो है वो पिछड़ा वर्ग की बैठक होगी और यहाँ पर ये रणनीति बनाई जाएगी कि विधानसभा चुनाव में किस तरह की जो है स्ट्रेटेजी को लेकर बीजेपी जाएगी, किन मुद्दों को लेकर जाएगी। आरक्षण के मुद्दों को लेकर अगर हम बात करें तो 27% आरक्षण को लेकर किस तरह की जो स्थिति है वो उसको लेकर इशू बनाया जाएगा, ये बात की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। और अब बात करेंगे निवेश पथ और विकास के रथ की। तो इंदौर में एक और बड़ा सम्मेलन आज से, दरअसल अभी अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन खत्म हुआ और उसके ठीक अगले दिन यानी आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होनी है। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में यह समिट आयोजित होगी। देश विदेश के निवेशक इसमें शामिल होंगे। निवेश पर मंथन होगा, न सिर्फ मंथन होगा, जमीन पर उतारने की कोशिश होगी। सीएम शिवराज भी इस समिट को संबोधित करेंगे। सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होंगे।
सीधा इंदौर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी अरुण आपको नजर आ रहे होंगे और उनके पीछे अलग अलग देशों के जो ध्वज लगे हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि जोर शोर से तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। आज जमीन पर प्लान को उतारने की तैयारी है। अरुण, क्या कुछ खास? और मेरा ख्याल है मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके थे कि मैं 18 घंटे मेहनत करने को तैयार हूं, आप कितनी मेहनत करेंगे? पहले ही वो इंदौर आके अफसरों से बात पूछ चुके थे। अरुण, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। ये जो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पर करीब 500 से ज्यादा उद्योगपति इस इन्वेस्टर समिट में शामिल होने पहुंचेंगे। जो प्रमुख उद्योगपति हैं उनमें कुमार मंगलम बिरला, नादिर गोदरेज, नोएल टाटा, अजय पिरामिल जैसे बड़े उद्योगपति यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और तमाम बड़े जो उद्योग घराने हैं वो यहाँ पर निवेश को लेकर MOU भी करेंगे। जो कार्यक्रम है वो 10:30 बजे शुरू होगा। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसकी शुरुआत करेंगे। हालांकि वो वर्चुअली इसकी शुरुआत करेंगे और 11:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर को संबोधित करेंगे। वो ये भी वर्चुअली, प्रधानमंत्री भी वर्चुअली जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पर भाषण होगा। मध्य प्रदेश सरकार को इस इन्वेस्टर समिट से बड़ी उम्मीदें हैं कि बड़ा निवेश इस इन्वेस्टर समिट के जरिए आएगा और मध्य प्रदेश इस इन्वेस्टर के जरिए विकास और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश में समृद्धशाली मध्य प्रदेश की जो कल्पना सरकार कर रही है वो इस इन्वेस्टर समिट से साकार होगी। इस कार्यक्रम में जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली वो शामिल होंगे और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा 20 से ज्यादा देशों के राजनयिक, राजदूत और राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होंगे और पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। 10:30 बजे से यहाँ पर ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बड़ी उम्मीदें हैं इस इन्वेस्टर समिट से और यही वजह है कि वो खजराना गणेश मंदिर पहुंचे और प्रथम पूज्य भगवान गणेश का उन्होंने आशीर्वाद लिया और इस इन्वेस्टर समिट की सफलता की कामना की। तो ये जो पूरी इन्वेस्टर समिट है मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति का नया सोपान लिखने वाली है, नए कीर्तिमान गढ़ने वाली है और ऐसा माना जा रहा है करीब 55,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए आएगा जिससे मध्य प्रदेश का चौतरफा विकास होगा। वाकई यही उम्मीद भी दरअसल है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अरुण के जरिए हमारी निगाहें लगातार इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर लगी हुई हैं। इधर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सीएम शिवराज ने इस बात की जानकारी अभी अरुण भी दे रहे थे, प्रथम पूज्य भगवान गणेश का आशीर्वाद भी लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ खजराना गणेश मंदिर पहुंचे, भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता के लिए भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति की उन्होंने कामना भी की। गणपतिभ्यो वो नमो नमो रातेभ्यो रातपतिभ्यो वो नमो नमो ग्रीसेभ्यो ग्रीष्मपतिभ्यो वो नमो नमो विरूपेभ्यः विश्वरूपेभ्यो वो नमो नमः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सुशक्तिकाय स्वाहा। और अब बड़ी खबर रायपुर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धमतरी के दौरे पर रहेंगे। धमतरी में वो सिहावा विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। यहीं पर उनका भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा। लोगों से चर्चा करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, तत्काल निराकरण की कोशिश भी की जाएगी। खिसोरा और बेलर गांव में जनता से ये भेंट मुलाकात का कार्यक्रम होगा। सुबह 11:30 बजे खिसौरा गांव के लिए, रायपुर से खिसौरा के लिए वो रवाना होंगे। खिसौरा गांव से उनके बेलर गांव जाने का कार्यक्रम है। दोपहर 3 बजे बेलर गांव में 3 बजे लोगों से संवाद, सीधे लोगों से संवाद। सिहावा में कई समाजों के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात करेंगे। अब तक तकरीबन 60 विधानसभा क्षेत्रों में सीधे जनता से वो संवाद कर चुके हैं। मई से ये सिलसिला, पिछले साल मई से 2022 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अब तक 60 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से सीधा संवाद वो कर चुके हैं। और अब गुना से खबर, ट्रक ने बस को टक्कर मार दी है। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है जबकि 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। गुना से ट्रक ने
बस को टक्कर मार दी है। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, 6 से ज्यादा घायल हैं। इन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। ये सभी घायल अहमदाबाद से कानपुर जा रहे थे। अहमदाबाद की फैक्ट्री में मजदूरी किया करते हैं। नेशनल हाईवे 46 पर बरखेड़ा के पास यह हादसा हुआ। चाचौड़ा थाना क्षेत्र लगता है। खंडवा से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस कंट्रोल रूम कैंपस में एक बेकाबू एम्बुलेंस जा घुसी है। खंडवा पुलिस कंट्रोल रूम कैंपस में एक बेकाबू एम्बुलेंस जा घुसी। कैंपस की इसने दीवार तोड़ी और जो एम्बुलेंस है 108, उसका ड्राइवर नशे में धुत बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ड्राइवर को अपने साथ थाने ले गई है। खंडवा से बड़ी खबर, पुलिस कंट्रोल रूम कैंपस में दीवार तोड़कर घुस गई 108 एम्बुलेंस। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने 147 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। सभी वारंटियों को कोर्ट में पेश किया गया है। कई साल से ये वारंटी गायब थे। अभियान चलाया गया, अभियान चलाकर इन सब की गिरफ्तारी हुई है। 147 वारंटी गायब चल रहे थे, गिरफ्तारी हुई है अलग अलग थाना क्षेत्र से। और अब खबर पेंड्रा से, संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है। बालधर मार्ग पर युवक का शव मिला है और परिजनों का यह कहना है कि हत्या इसकी की गई है। गंगापुर का यह रहने वाला है। परिजनों का कहना है कि हत्या की गई है। बालधार मार्ग पर ये शव मिला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे नमो ग्लोबल